जो अगर क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए इसका क्या आएगा। दैट विल बी 15। क्वेश्चन क्या है, कोई एक सैंपल है जिसका डीके कांस्टेंट इन्होंने बता दिया है। ये सैंपल की प्रॉपर्टी होती है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि सैंपल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। डीके होता जाएगा तो भी ये डीके कांस्टेंट डीके नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। नाउ यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। एटॉमिक वेट होना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। ये सैंपल जिस भी चीज़ का बनाया गया है, जिस भी सब्सटेंस का, उसका एटॉमिक वेट इन्होंने बता दिया है 60 ग्राम पर मोल। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि जो अगर 60 ग्राम आप सैंपल लोगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। क्या इन्होंने लिया है 60 ग्राम? नहीं, इन्होंने 1 माइक्रोग्राम लिया है। 1 माइक्रोग्राम का मतलब समझ गया, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम। तो 60 ग्राम का मतलब 1 मोल है। सो दिस इम्प्लाइज 1 ग्राम दैट विल बी इक्वल टू 1/60 मोल। 1 ग्राम भी नहीं लिया इन्होंने, 60 ग्राम भी नहीं लिया इन्होंने, लिया कितना? 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻66 डिवाइड बाई 60, दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन योर सैंपल। नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाले जाते हैं? ताकि आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकें या नंबर ऑफ एटम निकाल सकें। आपके सैंपल में एटम होंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस होंगे, और वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, वो डीके हो रहे हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि सैंपल की एक्टिविटी कितनी है। तो उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो आपका ये सैंपल है उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी होती है ना, उसका होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? एक्टिविटी ए इज गिवन बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एन। लैम्डा ये तो सीधे इन्होंने बता दिया, कितना है? दिस इज लैम्डा। हमें ओनली नहीं पता है तो क्या? एन। जो अगर एन पता लग जाए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो फिर हम दोनों को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी एन को निकालने के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। हम लोग पूरा मोल कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं बार बार। क्या कर रहे हैं? ये जो मोलर मास गिवन है, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, और अब हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। क्योंकि हमें पता होता है कि 1 मोल अगर किसी भी चीज़ का हो, चाहे एटम का हो, चाहे न्यूक्लियाई का हो, चाहे हमारा तुम्हारा हो, वो 6 × 10⁻23 स्पेसीज के बराबर होता है। तो 1 मोल जो आपके पास में एटम है, तो वो 6 × 10⁻23 एटम के बराबर होगा। यहाँ लेकिन जो मोलर अमाउंट है वो 1 मोल नहीं है, तो जितना है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 60 × 6 × 10⁻23। दिस विल बी व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स विल बी द वैल्यू ऑफ एन। बहुत ज़्यादा आसान है ये तो। यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 10⁻22 में 10⁻6, तो 22 - 6, ये कितना हो जाएगा? 22 - 6। मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है, 16 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू आ गया, ये है 16। और लैम्डा की वैल्यू ये आपने ऊपर अभी बताई थी, 1.5 × 10⁻⁻5। आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 10⁻16 - 5 11, जिससे आप 15 × 10⁻10 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा आप समझ गए होगे, यह आएगा 15। देन आगे लिखा है 10⁻10। BQ इट इज़ द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, यहाँ ज़्यादा इसमें पूछा नहीं गया लेकिन इम्पॉर्टेंट है। BQ जो होता है, इसका मतलब होता है dN/dt, मतलब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड, इसी को BQ कहा जाता है। और दूसरी यूनिट जो होती है वो क्यूरी होती है। आपको क्यूरी और BQ इनको रिलेट करना भी आना चाहिए।
तो पहली बात तो 3 यूनिट नहीं है यहाँ पे एक्टिविटी की। ऐसा लग रहा है कि एक ये यूनिट है, एक ये है और एक ये है, नहीं, ये दोनों तो एक ही है। BQ और ये दोनों तो एक ही है। क्यूरी एक अलग यूनिट है, उसको हमें बेक्यूरल से रिलेट करना आना चाहिए, कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है।